नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स के बारे में और उनके रूल्स के बारे में। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेटिव रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम एंड पोस्टेरियल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। Theorems of probability. So there are several fundamental theorems and rules in probability theory that helps us calculate probabilities and make prediction based on uncertain events. तो ये जो रूल्स हैं और ये थ्योरम हैं हमें हेल्प करती हैं कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, और जो प्रिडिक्शन हम करना चाहते हैं अनसर्टेन इवेंट्स के, है ना, वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं इन रूल्स की हेल्प लेके। जैसे मैंने बताया आपको, ये जो मेजर थ्योरम्स हैं तीन इम्पोर्टेंट है, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और बेस थ्योरम, है ना। अब एडिशन रूल का यदि हम देखें तो एडिशन रूल इज़ यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ टू और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अकरिंग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इवेंट्स डेट कैन नॉट अकर सिमल्टेनियसली। ये अपन पिछले सेशन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जो सेशन हमने पिछला जो सेशन था हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट्स, उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं। तो ये एडिशन रूल उन्हीं पे अप्लाई होता है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो फिर वो एडिशन रूल ना हो करके उसके अंदर फिर सब्ट्रैक्शन भी होता है इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं दोनों बताता हूँ आपको। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, में ए और बी दोनों हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी अकरिंग इज़ गिवन बाय। हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है, जो कि कहलाता है ए यूनियन बी। या तो ए घटना घटेगी या बी घटना घटेगी, पर वो दोनों यही यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तभी होगा। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इसके आगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी और आ जाता है ना। तो ये इनमें डिफरेंस है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इनमें। मल्टीप्लिकेशन रूल, द मल्टीप्लिकेशन रूल इज़ यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग टुगेदर। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट इवेंट जो हैं वो एक साथ घट रही हैं, वहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल का उपयोग करते हैं, है ना। So independent events are events where the occurrence of one event does not affect the occurrence of other event. अब इसमें भी हमने पिछले सेशन में देखा था इसके बारे में कि यदि एक रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और रेड कार्ड में क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो दोनों प्रोबेबिलिटी दोनों वैसे तो इंडिपेंडेंट हैं, पर यह भी हो सकता है कि रेड क्वीन हो, तो रेड क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यदि हमें ये फाइंड आउट करना है तो फिर हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हम लोग यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्सप्लेन अबव इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। हमने जैसा कि देखा कि मल्टीप्लिकेटिव जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है डिपेंडेंट पे, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे होता है। अब मान लें कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। व्हेन बी कैन अकर ओनली व्हेन ए इज नोन टू हैव अकर्ड, और वाइस वर्सा है, मतलब बी तभी घटेगा जब ए घट चुका हो, या ए तब घटेगा जब बी घट चुका। द प्रोबेबिलिटी अटैच टू सच एन इवेंट इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इज डिनोटेड बाय पी ए ऑब्लिक बी, or in other words probability of given a is given that b has occurred। जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है b, जैसे इसके अंदर p ऑफ a ऑब्लिक b है, तो b डिनोमिनेटर में है, तो जो घटना घट चुकी है वो डिनोमिनेटर में, और उसके बाद जो घटने वाली है वो न्यूमरेटर में आती है। इसी को यदि अपन दूसरे तरीके से समझें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट और आउटकम अकरिंग बेस्ड ऑन द अक्रेंस ऑफ ए प्रीवियस इवेंट और आउटकम। तो ये वही बात को दूसरे शब्दों में यहाँ पे बताया गया है। इसका फार्मूला आता है P ऑफ B ऑब्लिक A, मतलब यहाँ A घट चुका है और B घटेगी। बी की संभावना हमें मालूम करना क्या होगी, जब ए घटना घट चुकी है तो बी के
घटने की क्या संभावना है ना। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B और P ऑफ A है ना। तो इस प्रकार से इसका ये फार्मूला होता है। अभी हम न्यूमेरिकल पे नहीं जा रहे हैं, खाली अंडरस्टैंडिंग करना है हमें। बेस थ्योरम के बारे में देखें। बेस थ्योरम इज यूज्ड टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस और इन्फॉर्मेशन। इट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिचुएशन, जो हमने पिछले उसमें देखी है ना। मैथमेटिकल फार्मूला यदि हम इसका देखें तो P ऑफ A ऑब्लिक B, यहाँ पे B घट चुका है और A के घटने की हुआ है। तो हमें यदि ये मालूम है कि P ऑफ B ऑब्लिक A हमें मालूम है इंटू P ऑफ A डिवाइडेड बाय P ऑफ B, ये इसका फार्मूला होता है ना। तो इस हिसाब से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये सब न्यूमेरिकल में एक सेशन में आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। आज तो खाली हम लोग इसके एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि क्या क्या प्रकार से होता है। बेस थ्योरम कैन हेल्प अब पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो बेस थ्योरम कैन हेल्प यू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द डिसीज गिवन अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। ये थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ जाता है। तो द रिवाइज्ड और अपडेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन न्यू इन्फॉर्मेशन, और भी हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली, उनको कंसिडर करके हम और आगे की प्रोबेबिलिटी पता करना। तो इस प्रकार से तो P ऑफ A ऑब्लिक B इज इक्वल टू P ऑफ B ऑब्लिक A इंटू P ऑफ A, नीचे फिर वही का वही आ जाएगा, प्लस P ऑफ B नॉट A इंटू P ऑफ नॉट A। इस प्रकार से ये पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये चीज़ें आपको स्टैटिस्टिक्स में इन सब प्रोबेबिलिटी थ्योरम के कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। कई बार इनकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है हमें प्रेडिक्शन के लिए। प्रोबेबिलिटी मोस्टली हम प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे इसके। अब इसके एग्जाम्पल्स वगैरह यदि आप देखना चाहें तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको एक दो करके बताता हूँ। देखिए यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपका एडिशन रूल का। सो यदि हम इसमें देखें, देयर आर 10 balls in a bag, out of which 4 are red, 3 are green and 3 are blue. So we have to find the probability of the event that a ball withdraw from bag would be either red or blue. यहाँ ये बात आ रही है कि एक बैग में 10 बॉल हैं जिसमें 4 लाल हैं, 3 ग्रीन है और 3 ब्लू है ना। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी मालूम करना है कि जो बैग से यदि हम कोई एक बॉल निकालते हैं या तो वो रेड होगी या ब्लू होगी। तो आप यहाँ देखेंगे रेड आना और ब्लू आना दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना। और की बात कर रहे हैं, यहाँ एंड की नहीं कर रहे हैं। तो एंड पॉसिबल भी नहीं है वहाँ, क्योंकि जो रेड होगी वो ब्लू नहीं होगी और जो ब्लू होगी वो रेड नहीं होगी। तो यहाँ हम देखते हैं इसके अंदर कि probability of red ball is 4/10. Probability of green ball 3/10 और probability of blue ball is 3/10। हमें फाइंड आउट करना है probability of either a ball is red or blue। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है probability of red प्लस probability of blue है ना। तो probability of red हमारी है 4/10 और probability of blue है 3/10। तो इट इज 7/10, 0.7 इसका प्रोबेबिलिटी आ गया कि वे जो बॉल हम निकाल रहे हैं उसके रेड या ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 70.7 है। मतलब उसका यदि हम परसेंटेज में देखें 70% चांस है उसके ब्लू या रेड आने की। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमारा था कि जो एडिशन रूल को सपोर्ट कर रहा था। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव रूल के ऊपर बेस्ड है। ये हम पिछले सेशन में इवेंट वाले में भी इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। इन ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ रेड किंग। रेड किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिएगा कि यहाँ बात होती है इंडिपेंडेंट की, है ना। दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यदि मैं यहाँ बात करूँ
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 26/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितने होते हैं 4/52। हमें पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, तो R इंटरसेक्शन K। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव रूल लगता है P ऑफ R इंटू P ऑफ K। देखिएगा, मैं दोनों तरीके से देखेंगे अपन इसको। पहले कंडीशनल मल्टीप्लिकेटिव रूल लगा रहे हैं और फिर अपन एक कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू भी फाइंड आउट करेंगे। सो इट इज 26/52 इंटू 4/52। ठीक है, यहाँ यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 आया 4 1 3, तो यह आया 1/26 इसका प्रोबेबिलिटी होगा कि वो रेट किंग होगा। अब देखिए रेट किंग यदि हम बात करें तो रेट किंग कितने होते हैं भाई, 52 कार्ड्स हैं तो 4 किंग होते हैं जिसमें 2 ब्लैक होते हैं 2 रेड होते हैं। तो रेट किंग कितने हमारे पास 2 और टोटल कार्ड कितने हैं 56। यदि हम ऐसी अप्रोच भी लगाएं तो 1/26, तो वही चीज आई जो यहाँ आई थी, है ना। तो ये दोनों तरीके हैं कि यदि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम का सहारा लेना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम एक और देखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम से मिला जुला क्वेश्चन है तो वो और देख लेते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए ट्रेनी विल रिमेन विद द कंपनी इज 0.6। यदि कोई ट्रेनी को कंपनी परमानेंट करती है उसके 0.6 प्रोबेबिलिटी है ना। एक तो ये प्रोबेबिलिटी दी है। दूसरा द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन ₹10 लाख पर ईयर इज 0.5। वे एम्प्लॉय की जो सैलरी 10 लाख से ज़्यादा है उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। ये 2 प्रोबेबिलिटी दी है। तीसरी प्रोबेबिलिटी और दी है इन्होंने द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय इज ए ट्रेनी हु रिमेन विद द कंपनी और हु अर्न्स मोर देन 10 lakhs पर ईयर इज 0.7। यहां क्या है, उसने एक एम्प्लॉय जो ट्रेनी है ना, और जो कंपनी में ने उसको हायर कर लिया फिर बाद में। ठीक है, एक तो वो और है यहां पे देखिएगा, एंड नहीं है, और हु अर्न्स मोर देन 10 lakhs पर ईयर इज 0.7। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की वो 0.7 है। So what is the probability that an employee earns more than 10 lakhs per year given that he is a trainee who stayed with the company? अब देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। तो probability of trainee is 0.6 और probability of more than 10 lakhs is 0.5। और तीसरा चीज इन्होंने दिया है probability of T यूनियन more than 10, है ना, is equal to 0.7। तो हमारे पास यदि हम देखें कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होती हैं उसके लिए ए यूनियन वी का जो फॉर्मूला होता था वो ऐसा होता था, टी यूनियन ग्रेटर देन 10, ये एक ही है, ग्रेटर देन 10 है ना, इसको हम एज ए स्ट्रिंग लेके चलें, इज इक्वल टू पी ऑफ टी प्लस पी ऑफ ग्रेटर देन 10 माइनस पी ऑफ टी इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 10। तो अब इसमें हमारे पास फॉर्मूले में 4 एलिमेंट है, हमारे पास 3 का वैल्यूज है, हम वो रख के हम 4th फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास है कितना 0.7
ठीक है, टी है 0.6 और ये है 0.5 माइनस पी ऑफ टी इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 10, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से, और ये हो जाएगा 0.1 सॉरी ये हो जाएगा 1.1 माइनस 0.7, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन 10 lakhs पर ईयर, है ना, मोर देन 10 lakhs पर ईयर, गिवन दैट ही इज ए ट्रेनी। ठीक है, गिवन दैट ही इज ए ट्रेनी हु स्टेड विद द कंपनी, तो ये हमें मालूम करना है। तो इसमें P ऑफ T इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 10 ओवर P ऑफ T, तो ये 0.4 ओवर 0.6, सो इट इज 2/3, और 0.3 0.67 वी कैन राइट, ये इसका प्रोबेबिलिटी होगा। इस प्रकार से हम लोग ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा और इसमें प्रैक्टिस करना है। इस तरह की कुछ स्टैटिस्टिक्स की बुक लेकर के थोड़े बहुत आप क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी को समझ पाएंगे ठीक से कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी बेसिकली संभावना को व्यक्त करता है, प्रेडिक्शन की बात करता है। तो इस तरह के भी कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं टूल पे वही सब कुछ हो। कई बार प्रॉब्लम ऐसी आती है कि हमें इस तरह से कैलकुलेशन करके सॉर्ट आउट को सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए पढ़ना। अगले उसमें हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू और इनकी बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी के साथ हम कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसमें मीन हुआ और भी चीज़ें हमें निकालना रहती हैं, एसडी वगैरह, वो हम कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड। और इसके साथ साथ हम इसके बाद देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्रेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं बंद करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।